जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल, बड़ा या वृहत। अतः समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित वृहत समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह है। आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण रूप में अध्ययन किए जाने के कारण इसे समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें किसी अर्थशास्त्री की, तो बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग या समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। गार्डनर एक्ले के अनुसार उन्होंने भी इसकी समष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं या आयाम से होता है। अतः ये स्पष्ट होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों से होता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में वन का अध्ययन किया जाता है। वन में पाए जाने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियों का व्यक्तिगत अध्ययन नहीं किया जाता है। अर्थात इसमें संपूर्ण शरीर का अध्ययन किया जाता है, शरीर के अंगों का अध्ययन नहीं किया जाता है। परंतु एक तथ्य ये भी है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे भागों का भी अध्ययन किया जा सकता है, परंतु ये आवश्यक है कि ऐसे छोटे योग संपूर्ण योगों के उपविभाग के रूप में ही हो। मतलब इसमें छोटे समूहों का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वो छोटे समूह संपूर्ण समूह का उपविभाग हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र या संपूर्ण रूप में अध्ययन करता है। इसी कारण इसे समग्रीकृत अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसे आय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। परिभाषा के बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, अर्थात इसमें किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से समूहों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है।
इसके अंतर्गत उन सब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अथवा समग्र प्रकृति से संबंधित होती है। इसके क्षेत्र को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण कैसे होता है, आय व रोजगार के निर्धारण से संबंधित समस्याएं, आय व रोजगार के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक, त्वरक आदि का अध्ययन आय व रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। दूसरा क्षेत्र है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति आदि आदि समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में विकास एवं नियोजन के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की परिधि में ही आते हैं। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रवृत्तियों, व्यूह रचना तथा सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्रों के सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उन दुष्प्रभावों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उन उतार चढ़ावों को कैसे रोका जा सकता है, के साथ साथ मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति में क्या क्या समायोजन करके हम व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं, इन सब का समावेश समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। पांचवा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार की शर्तें हैं, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण कैसे होता है, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। छठा क्षेत्र है मुद्रा व बैंकिंग के सिद्धांत। इसके अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों में मौद्रिक व्यवस्थाएं हैं, साख व्यवस्था है, बैंकिंग के सिद्धांत है, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था है, उसकी कार्यप्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त है। इन सभी बातों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। सातवां क्षेत्र है राजस्व के सिद्धांत। इसके अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय व सार्वजनिक ऋण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक युग में राजकोषीय नीति का दूसरी नीतियों से समायोजन बैठाने का विश्लेषण भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और अंतिम क्षेत्र वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत आता है। इसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा कैसे निर्धारित होता है, इस बात का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं, उसके प्रकार एवं रूप। व्यष्टि अर्थशास्त्र की भांति ही समष्टि अर्थशास्त्र की भी 3 शाखाएं होती है। समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी और समष्टि प्रावेगिकी। समष्टि स्थितिकी में दी हुई स्थिर परिस्थितियों में आर्थिक संतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जबकि समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी में किन्हीं चरों में हुए परिवर्तनों से आर्थिक संतुलन के जो नए बिंदु प्राप्त होते हैं उनके बीच का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि प्रावेगिकी विश्लेषण के अंतर्गत परिवर्तन की प्रक्रिया, नवीन संतुलन बिंदुओं की ओर गति, एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर किस मार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है, उस पूरे मार्ग का विश्लेषण समष्टि प्रावेगिकी में किया जाता है।